गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था को जानने से पहले हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ पर शासन की शक्तियाँ दो भागों में बटी रहती है। एक केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं। दोनों को ही जो है शक्तियाँ संविधान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया जाता है, लिखित संविधान होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है, जहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। ऐसी ये जो व्यवस्थाएं जहाँ पाई जाती हैं वहाँ हम कहते हैं कि संघात्मक शासन है। तो संघात्मक शासन संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोएडिस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्यों को संघ कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि दोनों ही पक्ष या इनमें से कोई एक पक्ष अकेला इस शक्ति विभाजन या शक्ति वितरण में कोई परिवर्तन न कर सके। डाइसी लिखते हैं कि एक संघात्मक राज्य ऐसे उपाय कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य सरकारों से मेल स्थापित करना है। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के माध्यम से किया जाता है और इस संविधान के अंदर परिवर्तन कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब ना तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें अकेले कर सकती हैं। अब देखते हैं कि हाँ, अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था क्यों स्थापित हुई या अमेरिकी संघवाद के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण है स्वायत्त शासन और नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कि संविधान के जो जनक थे, जो निर्माता थे, इस तथ्य से भली भांति इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक व्यवस्था से स्थानीय स्वशासन और नागरिक प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से केंद्रीकरण पर रोक लगाने के लिए भी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जब संविधान बनाया गया उस समय इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं था कि देश में संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाए। अगला है तत्कालीन परिस्थितियां। तो अमेरिका के लोग वस्तुतः शक्ति के केंद्रीकरण को सदा शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं तथा उसके प्रतीक एकतंत्री शासन को वे परतंत्रता का और शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रतीक संघीय शासन को वो स्वायत्तता का प्रतीक समझते रहे हैं, इसलिए भी वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। विशाल देश होने के कारण, तो ये तो आपको पता ही है कि जहाँ देश की जनसंख्या कम हो, देश का क्षेत्रफल छोटा हो, वहाँ पर एकात्मक शासन सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ देश विशाल है, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है और विविधताओं वाला यदि देश है, तो वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था श्रेष्ठ होती है। और अमेरिका के क्षेत्रफल की विशालता के कारण भी संघीय व्यवस्था को अपनाया जाना आवश्यक था। और ब्राइस ने इस संबंध में लिखा है कि अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सभी लोग इस बात के लिए एकमत हैं कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। सब यही समझते हैं कि इतने विशाल भू क्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक अवश्य होगी। तो इस विशाल देश होने के कारण भी अमेरिका के अंदर संघ शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला है इसके अंदर इकाइयों का अलग अस्तित्व के प्रति मोह। तो वर्तमान संविधान के निर्माण से पूर्व अनेक उपनिवेश अलग अलग राज्यों के रूप में वहाँ पर विद्यमान थे। अलग अलग रहने के कारण उनमें अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह होना स्वाभाविक था, पर इसके साथ ही साथ तत्कालीन परिस्थिति जिसमें सभी को बाह्य दबाव का मुकाबला करना था, उन्हें इस बात के लिए बाध्य कर रही थी कि वे एक हों और राज्यों के पृथक अस्तित्व की मान्यता तथा सबकी एकता, दोनों बातें संघीय व्यवस्था में ही पूरी हो सकती थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो उपयुक्त सारी बातें जो है अमेरिका के संघवाद का कारण रही और अमेरिकी राज्यों में स्वाधीनता की भावना इतनी तीव्र थी कि जेफरसन जो बाद में राष्ट्रपति बना
वह यह मानता था कि केंद्रीय सरकार बनना आवश्यक है, परंतु उसका संबंध केवल विदेश नीति के लिए संचालन से होना चाहिए। और हमारे संविधान का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है। राज्य अपने विषयों में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और संगठित हैं। केंद्रीय शासन का काम केवल विदेश नीति के संचालन तक सीमित होना चाहिए। अब हम देखें तो प्रोफेसर डाइसी के अनुसार संघात्मक व्यवस्था के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। वो है, पहला है लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का वितरण और तीसरा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सबसे पहली बात, लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य ये जो 2 घटक हैं, इनके बीच में जो लिखित संविधान इसलिए होना चाहिए क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा और बंटवारा लिखित होना चाहिए, ताकि दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर संघर्ष न करें कि ये शक्ति मेरी है या आपकी। तो सबसे पहली बात, संघात्मक शासन की लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए कि केंद्र की शक्तियाँ कौन सी है या केंद्र के विषय कौन से हैं जिस पर कि केंद्र काम करेगा, और राज्यों के विषय कौन से हैं जिस पर कि राज्य काम करेगा। फिर इन दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, इन झगड़ों को निपटाने के लिए जो है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। तो प्रोफेसर डाइसी के अनुसार संघात्मक शासन के ये 3 आवश्यक तत्व हैं जो कि संघात्मक शासन के अंदर होने ही चाहिए: लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय। अब हम देखें कि अमेरिकी संघात्मक शासन के लक्षण क्या क्या हैं, कि अमेरिका में ये लक्षण पाए जाते हैं या नहीं। तो सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता। तो अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हैं वे लागू नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान सर्वोच्च है। दूसरा है स्वतंत्र एवं सशक्त न्यायपालिका। तो शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तथा इस बात की रक्षा के लिए कि केंद्र का शासन राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर ले, अमेरिका में सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की गई है। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य है। तो अमेरिका के अंदर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि केंद्र और राज्य के बीच मध्य होने वाले संघर्षों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा सके। दूसरा है दोहरी नागरिकता। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है तो वो अमेरिका का नागरिक भी है और जिस राज्य में वो रह रहा है वो उस राज्य का नागरिक भी कहलाएगा। तो दोहरी नागरिकता मिली हुई है वहाँ के लोगों को। चौथा है इसके अंदर राज्यों के अपने संविधान। तो अमेरिका के संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं है। संघीय संविधान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियाँ संघ को नहीं दी गई हैं या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं वे राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों को इन सीमाओं में रहते हुए अपना अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। तो राज्यों के अपने संविधान हैं और वो संविधान जो है केंद्र को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसके बाद जो बची हुई शक्तियाँ हैं उसके आधार पर वो अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। अगला है सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है, चाहे छोटा या बड़ा राज्य हो। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में जाते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका का जो द्वितीय सदन है जिसे हम सीनेट के नाम से जानते हैं, अमेरिका के प्रत्येक राज्य को उसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा। अगला है द्वैध शासन। तो अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार के शासन है, एक तो केंद्रीय शासन और दूसरा राज्यों का शासन। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और शासन है। केंद्रीय शासन की ही भांति राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। अगला है संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग 3/4 बहुमत हो। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः जब तक 3/4 राज्य न चाहें संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन में वहाँ पर राज्यों की भी भूमिका है। अगला है इसके अंदर शक्तियों का वितरण।
किया गया है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद की 1 की 8वीं और 10वीं उपधारा में अमेरिका में संघ और राज्यों की सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है और उसके अनुसार उन्हें अलग अलग इकाइयों के रूप में माना गया है। संविधान में 2 प्रकार की शक्तियों के सरकारों के बीच शासन की शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है और शक्तियों के वितरण में अमेरिका में जो सिद्धांत काम में लिया गया है उसका नाम है गणना और अवशेष का सिद्धांत। तो शक्तियों के वितरण के बारे में कहा गया वे सब शक्तियाँ जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई हैं तथा जो उनके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई हैं क्रमशः राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार से जो है अमेरिका के अंदर संघ सरकार की जो शक्तियों को गिना दिया गया है और बची हुई शक्तियाँ जो है राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं। अब जो संघ सरकार की शक्तियाँ हैं उनमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार के कार्यक्षेत्र में रखे गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे करों की वसूली, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ व राज्यों में परस्पर उद्योग व व्यवसाय का संचालन, मुद्रा निर्माण इत्यादि विषय संघ के पास हैं। संघ और अब है राज्यों के लिए जो शक्तियां हैं राज्यों को दी गई हैं। जो राज्यों को मुख्य शक्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे राज्य के अंदर के व्यापार का नियमन करना हो, पुलिस हो, शिक्षा, दीवानी और फौजदारी कानून, स्थानीय शासन, राजमार्ग व यातायात इत्यादि। इस समय अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। वे अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्ता संपन्न हैं। उन शक्तियों को छोड़कर जो संघ को दी गई हैं और उन शक्तियों को छोड़कर जो राज्यों के लिए निषिद्ध हैं, शेष शक्तियों का प्रयोग करने में राज्य स्वतंत्र हैं। तो संविधान के अनुसार यदि राज्य चाहें तो संघ को नष्ट कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई राज्य अपने इच्छा से संघ से बाहर जा सकता है। तो इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो राज्यों को जो शक्तियों का वितरण किया गया है उसमें निहित शक्ति के सिद्धांत का भी पालन किया गया है और ये कहा गया है कि अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में कहा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति जो है कांग्रेस को प्राप्त होगी। तो संघ सरकार की जिन शक्तियों को गिनाया गया है यदि उनको क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस को यदि अन्य किन्हीं शक्तियों की आवश्यकता है तो कांग्रेस उन शक्तियों को अधिग्रहित कर सकती है। इसी को हम निहित शक्तियों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।